माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे। आज हम इकाई 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकाई 2 के। इकाई 2 है हमारी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब ये यूनिट आएगी फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर 15 नंबर की। तो फर्स्ट यूनिट कितने नंबर की थी हमारी? फर्स्ट यूनिट हमारी फ्रेंड्स 4 नंबर की थी, है ना। यूनिट फर्स्ट जो थी वो हमारी 4 नंबर की थी और सेकंड यूनिट जो है हमारी 15 नंबर की। तो अगर आप यहाँ पे 15 नंबर की जो यूनिट है इसे भी अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपके 19 नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे पूरे फिक्स। ठीक है, तो आपको वही उत्साह, जोश और जुनून को लास्ट तक की यूनिट तक बनाए रखना है, तब जाके आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और समय को नहीं देखना है कि समय बहुत कम रह गया है। हम समय को इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हमारे अंदर जुनून है, जोश है और उत्साह है और मेहनत करने की अपार क्षमता है। अगर आप में मेहनत करने की भरपूर क्षमता है, आप अपनी मेहनत को दुगुना तिगुना कर सकते हो, तो फिर समय जो है 2 महीने का वो क्या लगेगा आपके आगे। इस 2 महीने के समय को आप 1 महीने में कवर कर दोगे और 1 महीने क्या 1 दिन में आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमारी कुल 11 यूनिट है इकोनॉमिक्स की, 1 यूनिट हमारी हो गई। आज दूसरी यूनिट है तो एक एक यूनिट हम रोज पढ़ेंगे तो आपका तो 11 दिन में ही पूरा सिलेबस हो गया। बस बाकी के जो दिन बचे हैं उन दिन में हम क्या करेंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स मेहनत को दुगुना तो करना ही होगा, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट जो भी है उनमें मेहनत करने की अपार क्षमता है और उन सबके सपने बहुत बड़े हैं, तो वो अपने सपने को पाकर रहेंगे। तो आप तैयार हैं? तो एक्सीलेंस टीम भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो स्टार्ट करते हैं इकाई 2, जिसमें देखो कितने नंबर की है ये, 15 नंबर की। अब इसमें 5 तो क्या आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव होता है 1 नंबर का, तो 5 यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर फ्रेंड्स 3-3 नंबर के यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो इस तरीके से ये यूनिट हो जाती है हमारी 15 नंबर की। ठीक, अब फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी जो भी मैंने उसमें क्वेश्चन समझाया था, तो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाए थे कि इस क्वेश्चन से या इस आंसर से ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और मैंने प्लस आपको उसका साथ में आंसर भी बताया था। ठीक है, इस यूनिट में भी मैं आंसर आपको बताऊंगी। किसके आंसर? ऑब्जेक्टिव के। सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन का आंसर समझेंगे, फिर उसमें से हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी। फर्स्ट में आपको उसका आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो को देखना है, एकदम अलर्ट होकर बैठना है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता हमारा, 30 या 40 मिनट का वीडियो बन जाता है ना। इससे ज्यादा समय नहीं लगता अपन को पढ़ने में। तो बस 30 और 40 मिनट जो कि आप बाजार में जाके टाइम पास करके आ जाते हो, तो उस समय को थोड़ा बचाओ और अपनी पढ़ाई में दो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है। अब इस निम्न स्तरीय वस्तु को वो कितने तरीकों से पूछता है? वो पूछता है निम्न कोटि की वस्तु का क्या अर्थ है। निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है, निम्न कोटि की वस्तु का क्या अर्थ है, या गिफिन वस्तुएं क्या होती है, या गिफिन विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। अब 4 तरीके से वो पूछ लेगा। गिफिन विरोधाभास क्या है, निम्न कोटि की वस्तु क्या है, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है, या गिफिन वस्तु क्या है ना। तो इस सब क्वेश्चन को माइंड में रखना, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है। ऑब्जेक्टिव आता है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि निम्न स्तरीय वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु नहीं, ऐसे पूछा जाएगा कि गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है। गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया है और मैंने एक हिंट भी दी है। अगर किसी ने उस हिंट को जज किया होगा तो वो उसका आंसर जरूर देगा। गिफिन वस्तुएं किसे कहा जाता है, मैंने हिंट दे दी है, मतलब हिंट का मतलब मैंने उसका आंसर भी बता दिया है। तो अब मैं देखना चाहूंगी कि कौन कौन व्यक्ति इसका आंसर दे सकता है। अब मैं इसका आंसर समझाती हूँ निम्न स्तरीय वस्तु का।
तो क्वेश्चन का है आंसर यहाँ कि सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया है कि निम्न कोटि की वस्तुएं वह वस्तु होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है। अब यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी आय को शेष वस्तु पर व्यय करता है। निम्न स्तर या निम्न कोटि की वस्तु के बारे में गिफिन ने क्या बताया है? गिफिन ने बताया है कि निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करता है। अब अगर उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी आय को शेष वस्तु पर खर्च करेगा। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं निम्न कोटि की वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे हम श्रेष्ठ वस्तु। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु में यहाँ लिख देती हूँ बाजरा, क्योंकि चने की तुलना में बाजरा एक निम्न कोटि की वस्तु है। यहाँ बाजरा लिख दिया या चना लिख दिया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा सा बिल्कुल। जैसे उपभोक्ता की आय यहाँ पर हम मान लेते हैं 1000 रुपए है, 1000 है तो उपभोक्ता क्या करता है, बाजरा पर अपनी आय को खर्च करता है। जैसे बाजरे की कीमत यहाँ पर 3 रुपए किलो है, 3 रुपए किलो बाजरा की कीमत है और यहाँ चना हम मान लेते हैं 5 रुपए किलो है। उपभोक्ता की आय 1000 है, निम्न कोटि की वस्तु की कीमत 3 रुपए किलो और श्रेष्ठ वस्तु चना वो 5 रुपए किलो है। तो जब उपभोक्ता की आय 1000 होती है तो वह अपनी आय को निम्न कोटि की वस्तु पर खर्च करता है। अब क्या होता है, जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ी, उपभोक्ता की आय क्या हो गई यहाँ पर 1500 रुपए, उपभोक्ता की आय 1500 रुपए हो गई। तो वो क्या करेगा, अब अपनी आय को किस पर खर्च करेगा, श्रेष्ठ वस्तु पर। जबकि बाजरा 3 रुपए से 2 रुपए किलो हो जाएगा तो भी वह अपनी आय को बाजरे पे खर्च नहीं करेगा। तो नियम यही कह रहा है कि निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करता है। कब करता है, जब उपभोक्ता की आय कम होती है। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी आय को शेष वस्तु पर खर्च करेगा, क्योंकि आय बढ़ गई है, उसके पास पैसे आ गए तो वो अच्छी वस्तु का ही उपभोग करेगा, है ना। जबकि निम्न कोटि की वस्तु की कीमत कम हो गई है तो यहाँ कीमत कम होने के कारण भी निम्न कोटि की वस्तु की मांग उत्पन्न नहीं होती है। तो आया आपको समझ में निम्न कोटि की वस्तु क्या होती है या गिफिन वस्तु क्या होती है, गिफिन विरोधाभास क्या होता है या निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है। तो निम्न स्तरीय वस्तु या गिफिन वस्तु वे वस्तु होती है जो जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करता है और जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी आय को श्रेष्ठ वस्तु पर खर्च करेगा। जबकि निम्न स्तरीय वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो भी उसकी मांग नहीं बढ़ती है, उसकी मांग कम ही रहती है। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद रखना, मैंने पूछा गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर देना है। मैं इसका आंसर सबसे लास्ट में बताऊंगी। अभी पहला क्वेश्चन हुआ है आपका, हम क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड है यहाँ सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। तो देखो, सामान्य वस्तु वे वस्तुएं होती है जिन पर मांग का नियम लागू होता है, मांग का नियम लागू होता है। अब भाई सबसे पहले मांग का नियम पढ़े तभी आगे की पूरी पिक्चर समझ में आएगी। तो मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध बताता है, विपरीत संबंध बताता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और मात्रा में, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। कैसे, यहाँ वस्तु की प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी मतलब मात्रा। जब वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो उसकी 5 इकाइयों को खरीदा गया। वस्तु की कीमत 2 हो जाती है तो उसकी 1 इकाई को कम कर दिया जाता। कहने का मतलब है जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपया थी तो उपभोक्ता ने उसकी 5 इकाइयों को खरीद लिया। कोई भी वस्तु जब कीमत 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए हो गई तो उसने अपनी क्वांटिटी में क्या कर दिया, कमी कर दिया, 5 से 4। फिर वस्तु की कीमत बढ़ गई 3, तो यहाँ पे वापस से उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, 4 से घटकर 3। अब वस्तु की कीमत हो जाती है बढ़कर 3 से 4 तो क्वांटिटी हो जाती है 3 से 2। फिर वस्तु की कीमत 4 से 5 होती है तो क्वांटिटी 2 से 1 हो जाती है। तो एक बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए इससे बोला जाता है कि वस्तु की कीमत और
वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में मांग का नियम हमें विपरीत संबंध बताता है। विपरीत का मतलब होता है एक का बढ़ना दूसरे का घटना। तो याद रखना मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। अर्थात जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग में कमी आने लगती है, और इसके विपरीत जैसे जैसे कीमत को कम किया जाता है वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। हम ऑपोजिट करके देख लेते हैं। पहले वस्तु की कीमत 5 थी तो उसकी 1 इकाई को खरीदा गया। अब वस्तु की कीमत 5 से घटकर 4 हो गई तो मांग में वृद्धि हो गई, 1 से 2 इकाई खरीदने लगे। फिर वस्तु की कीमत 4 रुपए से घटकर 3 रुपए हो गई तो हमने मांगी जाने वाली मात्रा 2 से बढ़कर 3 हो गई। तो इस तरीके से विपरीत संबंध बताता है। फिर आगे इसने कहा तथा उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि हो जाती है। जैसे गेहूं और घी, हर एक वह वस्तु जो कीमत के आधार पर उपभोक्ता खरीदता है वह सामान्य वस्तु के अंदर आती है। ठीक है, एक बार फिर समझो, सामान्य वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तु जिस पर मांग का नियम लागू होता है, अर्थात उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि होने से या वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि होने से उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो कमी वृद्धि होती है वह सामान्य वस्तुएं होती है। सामान्य वस्तु वे वस्तु होती है जिस पर मांग का नियम लागू होता है, अर्थात कीमत में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है कीमत में कमी या वृद्धि से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी जो कमी वृद्धि हो जाती है वो सामान्य वस्तु के अंदर आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है हमें कि गेहूं कौन सी वस्तु है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव हमारा दूसरा बनता है गेहूं कौन सी वस्तु है। या फिर इससे पूछ सकता है सामान्य वस्तु का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो सामान्य वस्तु का कोई एक उदाहरण आपको देना है। अगर हमने पढ़ा है और आपने अच्छे से सुना है, मैंने कोई एग्जांपल बताया सामान्य वस्तु का या आपको लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, तो आप उसका आंसर जल्दी से दे दो। तो आ गया समझ में। अब अगला पढ़ेंगे हम यहाँ पर तटस्थता वक्र के बारे में। तटस्थता वक्र जिसे अधिमान भी बोला जाता है, हमें पढ़ना है इसकी विशेषता के बारे में। और फ्रेंड्स इसे उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र की विशेषता बताओ, तटस्थता वक्र की विशेषता बताओ या अधिमान वक्र की विशेषता बताओ, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। और यहाँ हम इसकी 4 विशेषता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस यूनिट में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हमको चारों पॉइंट पढ़ना है। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो हो सकता है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, है ना फ्रेंड्स। तो देखो क्या है इसमें फर्स्ट विशेषता इसकी उद्गम की और उन्नत दर। अब ये उन्नत दर कैसी दिखाई देती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले इसकी डिटेल को समझते हैं। लिखा है यहाँ तटस्थता वक्र सदैव उद्गम की और उन्नत दर होती है। उन्नत दर का मतलब होता है बढ़ती हुई होती है। इसका मुख्य कारण, बढ़ने का कारण सीमांत उपयोगिता रास नियम का क्रियाशील होना है। सीमांत उपयोगिता रास नियम होता है जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमको प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसे होने लगती है, कम होने लगती है, और इसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी घटती जाती है। तो तटस्थता वक्र उद्गम की ओर उन्नत दर होती है। किस तरीके से होती है फ्रेंड्स, ये देखो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब ये तटस्थता वक्र उद्गम की ओर उन्नत दर, यहाँ बोलेंगे आईसी, इंडिफरेंस कर या उदासीनता वक्र। तो इस तरीके से बनता है, मतलब तटस्थता वक्र उद्गम की ओर उन्नत दर होती है, मतलब बढ़ती हुई होती है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पूछा गया है, तटस्थता वक्र कैसी होती है, उन्नत दर या नत्तो दर। आंसर आपको देना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है, सेकंड था सामान्य वस्तु का एक उदाहरण दीजिए, और थर्ड है कि तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, उन्नत दर या नत्तो दर। अपना आंसर आपको देना है। मैं वीडियो के एंड में आपको सबके आंसर बताऊंगी। फिर सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, नीचे की ओर ढलती हुई होना। एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु का अधिक उपभोग करता है तो दूसरी वस्तु का वह कम उपभोग करेगा। यदि वह एक वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की इकाइयां कम करनी होगी ताकि कुल संतुष्टि अपरिवर्तित रहे। अब तटस्थता वक्र कैसी होती है, नीचे की ओर ढलती हुई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तटस्थता वक्र, ये ऊपर से नीचे की ओर ढलती हुई मतलब गिरती हुई होती है। उसका कारण क्या है, वह एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो दूसरे की मात्रा उसे कम करनी पड़ती है। जैसे यहाँ एप्पल और मैंगो लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 10
6 4 3। अब देखो पहले वो एक एप्पल कंज्यूम कर रहा था और यहाँ पर 10 मैंगो। अब उसने एक एप्पल की मात्रा को बढ़ा दिया, 1 से 2 हो गई, तो यहाँ पर मैंगो 10 से 6 हो गए। फिर एप्पल 2 से 3 हो जाते हैं तो मैंगो 6 से 4। एप्पल 3 से 4 है तो मैंगो 4 से 3। जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करता है, जिस कारण तटस्थ वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढलती हुई होती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ, तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती क्योंकि संतुष्टि का स्तर वह नहीं रहता है। देखो ऐसा बोल रहा है वो कि जो तटस्थ वक्र है ये हमेशा इस तरीके से होता है, IC1 IC2 IC3 IC4, मतलब ये संयोग है ना, कॉम्बिनेशन 1 2 3 और 4 है ना, तो इन सबका अलग अलग बन रहा है। ठीक है, तटस्थ वक्र IC1 इन डिफरेंस कर्व 1, मतलब तटस्थ वक्र पहली, तटस्थ वक्र दूसरी, तो इन सबको इस तरीके से बताया है कि तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से नहीं काटती है। तटस्थ वक्र हमेशा इस तरीके से ही बनता है सब संयोग का। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखो। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तटस्थ वक्र एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों नहीं करती, पढ़ के देखेंगे। तटस्थ वक्र की धारणा, तटस्थ वक्र की अवधारणा की मान्यता होती है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं को उपभोग करता है और यह उपभोग एक ही समय किया जाता है। यदि तटस्थ वक्र y एक्सिस को स्पर्श करे तो इसका आशय है कि x एक्सिस पर वस्तु का उपभोग शून्य है। इसी प्रकार यदि तटस्थ वक्र y एक्सिस को स्पर्श करे तो इसका आशय यह है कि y एक्सिस पर वस्तु का उपभोग शून्य है। कहने का मतलब है ये हमारा जो तटस्थ वक्र यहाँ पर बन रहा है ये इस तरीके से है ना, तो ये कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। ये कभी भी ऐसे थोड़ा ना बनता है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो ये ऐसे बन रहा है क्या फ्रेंड, y को स्पर्श करते हुए x को स्पर्श नहीं कर रही है, या उसने y को स्पर्श नहीं किया और x को स्पर्श किया। क्या इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से बन रहा है क्या, नहीं, ये इस तरीके से बन रहा है। और अगर इस तरीके से बनता है तो ये x अक्ष और y अक्ष, अगर x अक्ष को स्पर्श किया तो समझेंगे y का उपभोग नहीं किया, और y को स्पर्श करेगा तो समझेंगे x का उपभोग नहीं किया, मतलब इन दोनों वस्तुओं में से एक एक वस्तु का ही वो उपभोग कर रहा है। तो आ गया आपको समझ में तटस्थ वक्र की विशेषता। और इसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपसे पूछा है, माइंड में रखना कि ऑब्जेक्टिव मैंने क्या पूछा है, तटस्थ वक्र कैसा होता है, उन्नतोदर या नत्तोदर। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर बजट लाइन व बजट सेट के बारे में। क्वेश्चन है हमारा बजट लाइन, जिसे बजट रेखा भी कहा जाता है, वो बजट सेट में हम अंतर पढ़ेंगे। तो बजट लाइन का अर्थ जानने से पहले हमें बजट सेट का अर्थ जानना होगा, क्योंकि बजट सेट से ही बजट लाइन बनती है। तो बजट सेट दो वस्तुओं के उन संभाव्य संयोग को बताता है जब उपभोक्ता की आय और वस्तु की मात्रा दी हुई होती है। बजट सेट क्या है, ये दो वस्तुओं की मात्रा के बारे में हमें बताता है। बजट सेट उन संभाव्य संयोग को बताता है जब उपभोक्ता की आय और वस्तु की मात्रा दी हुई होती है। कैसे वो हमें बताना चाह रहा है, हम एक एग्जांपल से यहां समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर हम समझेंगे, राम जो है, ये राम, इसके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। ठीक है, राम को दो वस्तुएं चाहिए, राम को चाहिए एक पेन और एक पेंसिल। पेन की कीमत 2 रुपए है, पेंसिल की कीमत 1 रुपए है, और राम के पास पैसे कितने, 10। तो राम अपनी आय को दो वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च कर रहा है वो हमें देखना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब वो क्या करता है, यहां लिख लेते हैं पेन और यहां लिख लेते हैं पेंसिल। ठीक है, अब अगर वो क्या करेगा, एक भी पेन नहीं खरीदेगा, तो हम यहां मान लेंगे कि उसने यहां पर 10 रुपए की मतलब 10 पेंसिल खरीद ली है, एक पेंसिल 1 रुपए की है, तो यहाँ 0 + 10 = 10 रुपए यहाँ पे खर्च हुए। अब राम सोचता है मैं एक पेन खरीद लूं, तो एक पेन की कीमत क्या है, 2 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी है, 2 रुपए। तो यहाँ पर 2 रुपए खर्च हो जाते हैं, बचे कितने, 8। तो यहाँ पर 8 पेंसिल को वो खरीद लेगा, +8, तो बराबर 10 रुपए खर्च हो गए। फिर राम सोचता है कि मैं पेन की मात्रा को बढ़ा देता हूं, अब वो एक और पेन खरीद लेता है। तो पेन कितने के हो गए, 4 रुपए के, 2 दूनी 4। अब 10 में से 4 गए तो यहाँ पे 6 बचे, मतलब 6 पेंसिल आएगी, तो यहाँ पर 6 बराबर 10 रुपए खर्च हो गए। फिर वो सोचता है कि मैं एक पेन और खरीद लेता हूँ, 3 पेन खरीद लिया, तो 2 × 3 = 6, कितने बचे,
चार पेंसिल, ये 10 रुपए खर्च हो गए। फिर वो क्या करता है, 4 पेन खरीदता है, तो यहाँ पे 2 चौक 8, और कितने रुपए बचे, 2, तो यहाँ पे 2 पेंसिल आ जाएगी 10। अब वो सोचता है मैं 5 पेन खरीद लेता हूँ, तो 2 5 10, 10 ही रुपए खर्च हो जाते हैं, तो पेंसिल क्या हो गई, 0, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10। तो यहाँ पर बजट सेट जो है वह उपभोक्ता की आय को किस प्रकार से खर्च किया जाता है इस बात को बताता है। तो हमने यहाँ देखा कि राम ने अपने 10 रुपए को पेन और पेंसिल पर किस तरीके से खर्च किया। अब इसने जो खर्च किया इसका चित्रमय प्रदर्शन बजट लाइन कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसका जो चित्र बनता है, जैसे इन सब आंकड़ों के आधार पर इसका चित्र बनता है। यहाँ हम पेन की कीमत लिख लेते हैं, जैसे यहाँ हम पेन की कीमत लिख लेंगे और यहाँ पेंसिल के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 6 8 और 10, ठीक है। वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, तो हम लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर वो क्या करता है कि एक भी जब 10 ही पेंसिल खरीदता है तो 0 पे पेंसिल कितनी है, यहाँ पे 10 के 10। अब वो करता है 1 पेन खरीद लेता है, तो 1 पेन खरीदेगा तो पेंसिल कितनी खरीदेगा, 9, तो 10 और इसके बीच में यहाँ पे आ जाएगा ये 9। फिर वो क्या करता है, दूसरा पेन खरीदता है, 2 पेन खरीदता है, 2 पेन खरीदता है तो पेंसिल कितनी खरीदेगा, वो यहाँ पर 6 खरीदेगा, तो यहाँ पर 2 पे 6। फिर वो 3 पेन यहाँ पर खरीदता है ना, 3 पेन खरीदेगा मतलब 2 तिया 6, तो 4 क्या खरीदेगा, वो पेंसिल खरीदेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद वो 4 पेन खरीदता है, 4 पेन खरीदता है तो पेंसिल कितनी खरीदता है, वो 2, और जब वो 5 पेन खरीद लेता है तो कुछ नहीं बचता है, तो पेंसिल की मात्रा कितनी होगी, 0। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। ये डॉट यहाँ पे लगा लेंगे हम, थोड़ा सा इस तरीके से आप टेबल को अच्छे से बना लेना। इन टेबल के बेस पे मैंने ये बनाया है। तो बजट सेट क्या है, उपभोक्ता अपनी आय को कैसे खर्च कर रहा है वो बजट सेट के अंदर बताया जाता है। और बजट लाइन, बजट सेट का ग्राफिकल प्रदर्शन क्या कहलाता है, बजट लाइन। बजट लाइन यही मैंने इसमें लिखा है, ये देखो ये लिखा है बजट लाइन, पढ़ो आप ही कि बजट सेट का ग्राफिक प्रदर्शन बजट लाइन या बजट रेखा कहलाती है। यह उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति को बताता है कि उपभोक्ता अपनी आय को बाजार कीमत पर किस प्रकार खर्च करता है। उपभोक्ता की आय यदि 10 रुपए है तो उसने किस प्रकार से वस्तुओं पर खर्च की, कितनी वस्तु को खरीदा, कितनी को नहीं खरीदा, कैसे वस्तु की मात्रा को बढ़ाया, कैसे दूसरी वस्तु की मात्रा को कम किया। फिर आगे है बजट सेट के संयोग या तो बजट लाइन के ऊपर होते हैं या बजट लाइन के नीचे, और बजट लाइन के संयोग हमेशा बजट लाइन पर ही रहते हैं। कहने का मतलब है ये जो बजट लाइन है, तो बजट सेट जो है, ये बजट सेट जो है तो ये इसमें क्या हो सकता है कि उपभोक्ता अपनी आय को पूरी भी खर्च कर सकता है और कम भी खर्च कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो आंकड़े लिखे थे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, ये लाइन मैंने अपने मर्जी से बना दी है ये से, ठीक है। तो बजट लाइन के संयोग तो हमेशा बजट लाइन पर ही है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च कर देता है। बजट लाइन में उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च कर देता है, इसलिए बजट लाइन में क्या बोला है, सारे संयोग बजट लाइन पर होते हैं। जबकि बजट सेट में संयोग जो भी है, बजट सेट के संयोग या तो बजट लाइन के ऊपर होंगे या बजट लाइन के बाहर। कि अब उपभोक्ता हो सकता है कि जैसे यहाँ पे मान लो उपभोक्ता के पास 10 रुपए थे, तो उसने पेन कितने खरीदे, यहाँ पे 3 पेन खरीद लिए, मतलब 2 तिया 6, और पेंसिल कितनी खरीदी उसने, यहाँ पर 2 पेंसिल खरीद ली, मतलब 2, तो यहाँ उसने कितने रुपए खर्च किए, 8। तो 8 के हिसाब से हमको चित्र बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो 3 तो उसने पेंसिल खरीदी है, 3 यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेन और यहाँ हम लिख लेते हैं पेंसिल। तो अगर अब वो यहाँ पर 3 पेन कितना खरीद रहा है, ये 3 पेन खरीद रहा है, और पेंसिल कितनी है उसकी यहाँ पर 8, तो हमारा चित्र कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन आएगी। ये देखो ये अंदर की तरफ डॉट आ रहा है, अंदर की तरफ, है ना। और अगर वो क्या कर रहा है कि 4 पेन खरीद रहा है, 2 चौक 8, और यहाँ पे 3 पेंसिल खरीद रहा है, मतलब कि 3, तो यहाँ कितना हो गया 11। अब 11 के लिए तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये बजट लाइन के ऊपर हमारा संयोग बनेगा, इस लाइन के ऊपर हमारा संयोग बन रहा है ना। एक बार फिर देखो
एक बार हमारा सहयोग यहाँ 3 पे आ रहा है तो एक अंदर आ रहा है और एक बाहर आ रहा है, तो बजट सेट के सहयोग बजट लाइन के बाहर और अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता अपनी आय को पूरी भी खर्च कर सकता है, कम भी खर्च कर सकता है और अधिक भी खर्च कर सकता है, जबकि बजट लाइन के अंदर पूरी आय को खर्च किया जाता है, क्योंकि ये सूत्र में बताया गया है। P1 प्राइस, X1 पहली वस्तु, X1 यहाँ पर मान लो आप पेन और X2 मान लो आप यहाँ पर पेंसिल। ठीक है, P1 यहाँ पेन की प्राइस हो जाती है, पेन की प्राइस 2 रुपए, और P2 यहाँ हो जाती है पेंसिल की प्राइस 1 रुपए। तो यहाँ उपभोक्ता बराबर Y दे रखा है, P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर Y। यहाँ उपभोक्ता ने पूरे 10 रुपए खर्च किए, जबकि यहाँ पर उपभोक्ता ने अपनी आय से ज्यादा या कम खर्च कर सकता है। तो क्लियर आ गया, बजट लाइन या बजट सेट क्या होता है। अब क्लियर हो जाता है तो भाई ऑब्जेक्टिव भी तो बनता है, तो ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं इसमें से क्या बन रहा है। ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाएगा कि बजट लाइन के सहयोग बजट लाइन पर रहते हैं या नहीं, सत्य या असत्य। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 हो जाता है। बजट लाइन के संयोग कैसे होते हैं, बजट लाइन के ऊपर, बजट लाइन के नीचे या बजट लाइन पर। बजट लाइन के संयोग बजट लाइन के ऊपर होते हैं, बजट लाइन के नीचे होते हैं या बजट लाइन पर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, आंसर आपको देना है। इनमें से बजट लाइन के संयोग होते हैं बजट लाइन के ऊपर, बजट लाइन के बाहर, बजट लाइन के अंदर, या इसमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ परिभाषाओं को लेकर, जिसमें पहली हमको पढ़नी है उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट क्या होता है, तो उपभोक्ता बजट से आशय ऐसे विवरण से है जिसमें उपभोक्ता की निश्चित आय से दो वस्तुओं के मध्य क्रय के संयोगों को दर्शाया जाता है। बजट से उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, फिर अगला है एकदिष्ट अधिमान या एकसुरा अधिमान क्या है। तो एकसुरा अधिमान उस स्थिति को कहते हैं जब अधिक वस्तु का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अधिक वस्तु का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे क्या बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर हो जाता है यहाँ पर 5। ऑब्जेक्टिव नंबर हो गया यहाँ पर 5 की एकसुरा अधिमान किसे कहते हैं, ऐसा पूछ लिया जाए। या फिर अधिक वस्तु का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं। अधिक वस्तु का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं। मैं हिंट भी देती हूं तो आपको बस वो कैच करना है। फिर लिखा है आगे, इस अधिमान के अनुसार एक उपभोक्ता सदैव उस संयोग को प्राथमिकता देता है जिसमें दोनों वस्तुएं अधिक या कम से कम एक वस्तु तो अधिक ही होती है, पर जो दूसरे बंडल की तुलना में नहीं कम नहीं होती है। जैसे उसने यहाँ पर हमें सेबफल और केले का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए उसने 2 बंडल बताए हैं। एक बताया है उसने हमें 10A और 80B का, और एक बताया है 6A और 8B का। तो उपभोक्ता एक समझदार व्यक्ति है तो वो प्रथम बंडल को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। उपभोक्ता का अधिमान प्रथम बंडल का होगा, इसे एकसुरा अधिमान कहते हैं। एकसुरा अधिमान क्या होता है, एकसुरा अधिमान क्या होता है, अधिक वस्तुओं का उपभोग और अधिक संतुष्टि। अधिक वस्तुओं का उपभोग और अधिक संतुष्टि को क्या कहा जाता है, और मैं बता रही हूँ आपको एकसुरा अधिमान का अर्थ होता है अधिक वस्तु का उपभोग करना, अधिक संतुष्टि। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको याद होना चाहिए। इस एकसुरा अधिमान को एकदिष्ट अधिमान भी कहते हैं, या अधिमान भी एकदिष्ट अधिमान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उपभोक्ता 2 वस्तुओं के संयोगों में से जिस संयोग से उसे 2 बंडलों में 2 वस्तु के संयोग होते हैं, तो जिस संयोग से ज्यादा संतुष्टि मिलती है वह उसी का उपभोग करता है। जैसे यहाँ पर 4/3 है और यहाँ पे 2/1 है, मतलब यहाँ पर 4 एप्पल है और 3 मैंगो है, यहाँ पे 2 एप्पल है और 1 मैंगो है। तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे, 4/3 का, 4:3 का। ठीक है, अगला है यहाँ उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा। ठीक है, प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति चाहता है कम से कम पैसा लगे और ज्यादा से ज्यादा मुझे उससे फायदा हो। ठीक है, तो संतुलन का मतलब होता है एक जैसी स्थिति, ना कम ना ज्यादा, एकदम बराबर। ठीक है, और जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है तो उसे संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, जब उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है और उस आय से उसे संतुष्टि मिल जाती है तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। एवं उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के बाद अपनी आय के खर्च करने के ढंग में किसी प्रकार का परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। जब उसे पता है कि उसे 100 रुपए से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, अब वही वस्तु 200 रुपए में मिल रही है तो वो क्यों खरीदेगा, वो 100 रुपए से ही सेटिस्फेक्शन ले लेगा। तो उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है जब उपभोक्ता अपने आय को खर्च करता है और खर्च की गई आय से उसे संतुष्टि मिल जाती है तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। मान लीजिए आप कहीं
मूवी देखने जाते हैं, वहां 100 रुपए का आप टिकट लेते हैं और जब आप मूवी देखते हैं, आपको मूवी अच्छी लगती है तो आप क्या बोलते हैं, 100 रुपए लगे लेकिन मजा आया, मूवी अच्छी थी। ठीक है, वहीं अगर आप बोलते हैं अरे यार 100 रुपए लगे, मूवी भी अच्छी नहीं थी, लाइट चली गई थी, कुछ अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, 3 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया, तो वहां क्या बोलेंगे, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिला के खर्च की गई आय से अगर उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। अगला है यहाँ उपयोगिता का अर्थ। किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। जैसे आप 1 कप चाय का उपभोग करते हैं तो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, इस संतुष्टि को उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता का मतलब क्या होता है, हर एक वह वस्तु या सेवा, केवल वस्तु नहीं सेवा भी उपयोगिता के अंदर आती है। आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है, तब जाके आप ठीक हुए तो आप क्या बोले कि भाई इस डॉक्टर की सेवा से मैं संतुष्ट हो गया। तो उपयोगिता में वस्तु नहीं आती, उपयोगिता में सेवा भी आती है। तो हर एक वह वस्तु या सेवा जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करती है, उस वस्तु या सेवा को उपयोगिता कहा जाता है। जैसे मुझे बहुत भूख लग रही थी, अब खाना बनने में बहुत समय लगता, तो मैंने क्या किया, 1 कप चाय पी ली, उससे मुझे कुछ संतुष्टि मिली, तो मैं कहूंगी कि चाय में उपयोगिता है। जो वस्तु या सेवा आपको संतुष्ट पहुंचाती है उसे उपयोगिता कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे परिभाषा प्रोफेसर बाग के अनुसार, कभी भी पूछ लिया जाए उपयोगिता की परिभाषा बताइए, उपभोक्ता की परिभाषा बताइए, तो परिभाषा का मतलब होता है फ्रेंड्स एक राइटर के अकॉर्डिंग उस बात को कहना, ना कि उसका अर्थ बताना। आपको एक राइटर का नाम उसमें लिखना जरूरी होता है परिभाषा में। तो प्रोफेसर बाग ने उपयोगिता की क्या परिभाषा बताई है कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता क्या है, उपयोगिता। तो यहां मैं आपसे पूछती हूँ ऑब्जेक्टिव नंबर 6 कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता में होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? अगर आपको दिखाई दिया या मैंने बोला और आपने सुना तो आप इसका आंसर जरूर दोगे। एंड अगला है यहाँ पर सीमांत उपयोगिता रास नियम, जो ऊपर हमने पढ़ा था। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसी होती है, उन्नतोत्तर। किस कारण होती है? क्योंकि सीमांत उपयोगिता रास नियम लागू होता है। तो उसकी डिटेल से आप उस वर्ड को या उस पॉइंट को और अच्छे से अब समझ सकोगे अगर पहले नहीं आया होगा तो। लिखा है हमारे दैनिक जीवन का यह अनुभव है, जितना वस्तु का स्टॉक अधिक होगा उतनी ही उसकी अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होगी। जितना वस्तु का स्टॉक अधिक होगा उतनी ही उसकी अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होगी। अर्थात किसी समय विशेष पर जैसे ही किसी व्यक्ति के पास वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती है, वैसे ही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है। प्रोफेसर गोसेन ने इस नियम की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। इसे गोसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर ली जाए कि तृप्ति का नियम किसे कहा जाता है, तो सीमांत उपयोगिता रास नियम को। गोसेन का प्रथम नियम क्या है, इसका आंसर आपको देना है ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर 6। ठीक है, मैंने अभी बोला है कि गोसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी कहा जाता है सीमांत उपयोगिता रास नियम को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना कि सीमांत उपयोगिता रास नियम क्या है, या गोसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं, या तृप्ति का नियम किसे कहते हैं। अब समझते हैं सीमांत उपयोगिता रास नियम का अर्थ। ये हमसे बोल रहा है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है तो वस्तु की हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसे होने लगती है, कम होने लगती है। बहुत तेज भूख लग रही, 1 रोटी खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, धीरे धीरे आपकी भूख क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ा रोटी का 1, 2, 3, 4, 5, वैसे वैसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसी हुई, कम हुई है। इसे ही सीमांत उपयोगिता रास नियम कहते हैं। रास का मतलब होता है घटना, उपयोगिता का कम होना, सीमांत उपयोगिता रास नियम कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 गोसेन का नियम किसे कहा जाता है, या तृप्ति का नियम क्या होता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स यहाँ मांग वक्र या मांग का नियम क्या होता है। तो मांग वक्र को समझने से पहले मांग वक्र बना लिया जाए। ये मांग वक्र बन गया भाई, ये मांग वक्र, सॉरी मैंने तो ये पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया। हमें बनाना है मांग वक्र, y x और ये मांग वक्र हो गया हमारा, ये मांग वक्र हो जाता है। मांग वक्र हमेशा वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के आधार पर बनता है। ठीक है, देखो मांग वक्र वस्तु की मांग तथा कीमत के बीच संबंध बताता है। कौन सा संबंध बताता है, विपरीत संबंध बताता है, विपरीत संबंध बताता है।
जो हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, सामान्य वस्तु में मांग का नियम लागू होता है, वही सारी बात यहाँ पर हमको समझनी है। मांग वक्र की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग में क्या परिवर्तन होता है। मांग वक्र हमने बना लिया। मांग वक्र हमें वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। इस वक्र की सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं कि कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मात्रा में कैसे परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत 1, 2, 3, 4 होती है, तो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, तो 4, 3, 2, 1। जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे वस्तु की मात्रा कम हो गई। तो एक का बढ़ना दूसरे का घटना, ये विपरीत संबंध। और उपभोक्ता अपनी आय पर खरीदारी में कैसे परिवर्तन कर रहा है, ये मांग वक्र से पता चलता है। अब देखो मांग का नियम। जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी हो जाती है, जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने से, की वृद्धि मतलब बढ़ने से, मांग में क्या आ जाती है, कमी। और कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि होती है, तो इस प्रगति को मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम इस तरीके से होता है फ्रेंड्स कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने से वस्तु की मांग में भी कमी या वृद्धि हो जाती है, तो इसे मांग का नियम कहते हैं। यहाँ पर अन्य बातें का अर्थ है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जाके मांग का नियम लागू होता है। तो याद रखना, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने से मांग में जो कमी वृद्धि होती है उसे मांग का नियम कहते हैं। अन्य बातें का अर्थ है जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना, वस्तु उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, मांग वक्र तथा मांग का नियम क्लियर हो जाने के बाद अब अगला हम देखेंगे यहाँ मांग के आवश्यक तत्वों के बारे में। मांग के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। मांग मतलब किसी चीज को जब हम खरीदते हैं तो उसके पीछे कौन कौन सी बातें होती है। तो यहाँ मांग के लिए 4 बातें आवश्यक बताई है। ऑब्जेक्टिव होता है मांग के आवश्यक तत्व कितने होते हैं। तो मांग के आवश्यक तत्व यहाँ बताए गए हैं। वस्तु विशेष को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छित वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन, साधनों को खर्च करने की तत्परता, किसी विशेष कीमत पर, किसी विशेष स्थान और विशेष समय पर इच्छित वस्तु की उपलब्धता। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो तो उस वस्तु के प्रति आपके मन में इच्छा होना मांग नहीं होती। उस इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन मतलब पैसा होना चाहिए, और पैसा होना ही नहीं, उसे खर्च करने की तत्परता भी होना चाहिए, और साथ ही साथ विशेष स्थान, विशेष समय और इच्छित वस्तु की उपलब्धता भी होना चाहिए। वरना आप तो किसी भी वस्तु की कल्पना कर लो और वो वस्तु है ही नहीं। तो मांग का मतलब है जब आप किसी वस्तु को खरीदना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। व्यक्ति की इच्छा, धन, तत्परता और वस्तु की उपलब्धता, ये 4 बातें हमें प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा है मांग के आवश्यक तत्व कितने होते हैं। मांग के आवश्यक तत्व कितने होते हैं, आपको आंसर देना है। अब अगला है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तत्व को घटक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अर्थ देखेंगे मांग की कीमत लोच। कीमत का मतलब होता है यहाँ पर मूल्य किसी भी वस्तु का। लोच मतलब होता है परिवर्तन। लोच मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, परिवर्तन। तो इस मांग की कीमत लोच, इसी में इसका अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। कीमत में परिवर्तन, कीमत में कमी या वृद्धि होने से वस्तु की मांग में जो कमी वृद्धि होती है उसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अब आप बोलोगे मांग के नियम में भी तो यही है कि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता, लेकिन वहां एक बात थी, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता उसे मांग का नियम कहते हैं। वहां अन्य बातें हमने पढ़ी थी, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब इस कीमत में परिवर्तन या इस मांग में परिवर्तन किन कारणों से आता है, तो बताया गया है यहाँ वस्तु के गुण, वस्तु के प्रयोग, संयुक्त मांग, आय स्तर व उपभोक्ता का व्यवहार। अब एक एक करके इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है वस्तु के गुण। मांग की कीमत लोच पर वस्तु के गुणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे वस्तुएं अनिवार्य
अथवा जीवन रक्षक की होती है। जैसे जो वस्तुएं हमारे जीवन की रक्षा करती है उनकी मांग हमेशा बेलोच होती है। बेलोच का मतलब होता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता कीमत के बढ़ने या कम होने से। जैसे हमारे जीवन की रक्षा करती है गोली दवाएं, हमें जीवित रहने के लिए खाना पड़ता है, उसके लिए अनाज होता है, तो हमारे जीवन की रक्षा करने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी मांग हमेशा बेलोच होती है, उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता कीमत के आधार पर। इसके विपरीत आरामदायक वस्तुओं की मांग कीमत में परिवर्तन के कारण अत्यधिक लोचदार होती है। क्यों होती है? सबसे पहले तो आरामदायक वस्तु जैसे कार, बंगला वगैरह, ये तो हम इनको कीमत के आधार पर खरीदते रहते हैं। लोचदार का मतलब होता है परिवर्तन होना। तो ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पर फ्रेंड्स कि आरामदायक वस्तु की मांग कौन सी होती है, लोचदार होती है या बेलोचदार होती है, और अनिवार्य वस्तु की मांग कैसी होती है। ठीक है, आंसर आपको देना है। अगला है वस्तु के प्रयोग। इसमें हम पढ़ेंगे एक से अनेक उपयोग वाली वस्तु की मांग लोचदार होती है। जैसे दूध से बनी वस्तु की मांग, दूध से पनीर, घी, छाछ, बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो उसकी मांग लोचदार। और एवं जो वस्तु एक ही काम के उपयोग में आती है उसकी मांग बेलोचदार होती है। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग साथ साथ की जाती है। संयुक्त मतलब साथ साथ की जाने वाली मांग। उदाहरण के लिए क्रिकेट का बल्ला वो उसकी बॉल, मक्खन, डबल रोटी, स्याही व पेन, कार व पेट्रोल, ये सब मांग एक साथ की जाती है। कार के साथ आप पेट्रोल डीजल मांगोगे क्योंकि इसके बिना कार नहीं चलेगी। अतः प्राय वस्तु की मांग बेलोचदार होगी। बेलोचदार मतलब कीमत में कमी या वृद्धि से इनमें कमी वृद्धि नहीं होगी, इनकी मांग साथ साथ होती है तो इन्हें खरीदना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए रोटी तथा मक्खन जैसी संयुक्त मांग की वस्तु में यदि रोटी की मांग स्थिर हो तो मक्खन की कीमत में कमी या वृद्धि से मक्खन की मांग प्रभावित नहीं होगी। क्लियर? अब अगला देखेंगे हम यहाँ पर आय स्तर। आय स्तर के बढ़ने पर मांग बेलोचदार व घटने पर लोचदार हो जाती है। उदाहरण के लिए धनिकों की मांग हमेशा बेलोचदार होती है। जो धनिक वर्ग होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है, उनके लिए हर एक वस्तु की मांग बेलोचदारी होती है क्योंकि आय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने शौक में कमी नहीं रखते। जबकि निर्धन वर्ग होता है वो हमेशा वस्तु को कीमत के आधार पर खरीदता है, इसलिए उसके द्वारा की जाने वाली वस्तु की मांग लोचदार होती है। एंड लास्ट है इसमें उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता के स्वभाव का भी मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिन वस्तुओं के उपभोग का आदी हो जाता है, मतलब उसे आदत हो जाती है वस्तु का उपभोग करने की, तो उसके लिए उन वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। बेलोच का मतलब होता है, एक बार फिर बता रही हूँ, कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति शराब सिगरेट का आदी हो जाता है तो वो उसको पीना बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको उसकी आदत है, चाहे उसकी कीमत बढ़े या घटे, तो उसकी मांग कैसे होगी? बेलोच। और जिन वस्तुओं का उपभोग वह यदा कदा या शौकिया रूप से करता है उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। जिन वस्तुओं को उपभोग व शौकिया तौर पर करता है तो उनकी मांग वो कीमत के आधार पर करेगा। तो यहाँ हमने पढ़ा है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की कीमत लोच का अर्थ। और क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पूछा है आवश्यकता वस्तु की मांग कैसी होती है, आरामदायक वस्तु की मांग कैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इनके आंसर देना है ऑब्जेक्टिव के। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर बताइए। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मांग, विभिन्न कीमतों के आधार पर की जाने वाली वस्तु की विभिन्न मांग को, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, उसे व्यक्तिगत मांग कहेंगे। और बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली मांग को बाजार मांग कहेंगे। एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मांग को व्यक्तिगत मांग और सभी उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली मांग को बाजार मांग कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो विभिन्न कीमत के आधार पर की गई विभिन्न मांग को दर्शाने वाली तालिका को व्यक्तिगत तालिका भी कहते हैं या व्यक्तिगत मांग भी कहते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है पहला, वस्तु की मात्रा की मांग व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है और वस्तु की मात्रा की मांग बाजार के समस्त उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है। व्यक्तिगत मांग ये बता रहा है यहाँ पर वस्तु की मांग या उसकी मात्रा एक व्यक्ति द्वारा की जाती है और यहाँ पर बाजार के समस्त उपभोक्ता द्वारा, मतलब सभी के द्वारा। फिर अगला बताया है मांग के नियम का पालन। मांग के नियम का पालन व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा किया भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि एक व्यक्ति है। अब वह एक व्यक्ति कीमत को क्या देखेगा, ठीक है, तो मांग के नियम का पालन कर भी सकता और नहीं कर सकता है। मांग का नियम क्या है? कीमत में परिवर्तन से वस्तु को खरीदना, ठीक है।
और बाजार मांग के नियम का पालन निश्चित रूप से किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। कीमत के बढ़ने पर बाजार मांग में गिरावट आ जाती है और कीमत के घटने पर बाजार मांग बढ़ जाती है। जब वस्तु महंगी होगी तो व्यक्ति कम मात्रा में खरीदता है और जब वस्तु कीमत कम होती है तो अधिक मात्रा में खरीदता है। एंड लास्ट है घटकों का प्रभाव। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का प्रभाव नहीं होता। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का प्रभाव इसमें नहीं होता है व्यक्तिगत मांग में। जैसे बाजार मांग को तो बहुत सारी बातें प्रभावित करती है, जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करती है, जलवायु प्रभावित करती है, और उपभोक्ता की आय, जनसंख्या वृद्धि हो गया, ब्याज की दर हो गया, है ना, ये सारी बातें बाजार मांग को प्रभावित करती है। तो ये बोल रहा है कि व्यक्तिगत मांग को बाजार मांग के जितने भी घटक है वो सब प्रभावित नहीं करते, कुछ घटक प्रभावित करते हैं। जैसे उपभोक्ता साख आप मान लो, अगर उसे ऋण पर वस्तु नहीं मिल रही है तो थोड़ा बहुत मांग पर प्रभाव पड़ सकता है ना। जबकि बाजार मांग पर सभी घटकों का प्रभाव होता है। सभी घटक, जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ता की आय मान लो, और यहाँ पे उपभोक्ता साख को शामिल करेंगे, जलवायु को शामिल करेंगे, ब्याज की दर शामिल करेंगे, ये सारी बातें, ठीक है, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि। तो व्यक्तिगत मांग को, बाजार मांग को जितने भी बातें प्रभावित करती है वो सारी बातें व्यक्तिगत मांग में वो सारे घटक लागू नहीं होते, जबकि बाजार मांग में वो सारे घटक लागू होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पूरक वस्तु तथा प्रतिस्थापन वस्तु का। सबसे पहले इनका अर्थ देखो। ऐसी वस्तुएं एक के स्थान पर दूसरी प्रयुक्त की जाती है। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, अर्थात दोनों में किसी से भी मानवीय आवश्यकता संतुष्ट की जा सकती है, स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तु स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। जैसे गुड़ या शक्कर, ठीक है, कुछ तीखा खा लिया, गुड़ नहीं मिला तो शक्कर खा लो, शक्कर नहीं है तो गुड़ खा लो, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगला है पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं एक साथ प्रयोग की जाती है और मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर हम मीठी चाय पीते हैं तो चाय में शक्कर तो होनी ही चाहिए, ठीक। पेन के साथ स्याही होगी तभी मानवीय आवश्यकता संतुष्ट होगी, बिना इंक के पेन कैसे चलेगा। मांग की प्रकृति। ऐसी वस्तु की मांग प्रतिस्पर्धात्मक होती है। मतलब प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कीमत के आधार पर। यदि शक्कर महंगी है तो व्यक्ति गुड़ का उपभोग कर लेंगे, गुड़ महंगा है तो शक्कर का कर लेंगे। जैसे चाय तथा कॉफी, चाय की कीमत बढ़ी हुई है तो लोग कॉफी को पी लेंगे, कॉफी की कीमत बढ़ी हुई है तो लोग चाय को पी लेंगे, कुल मिला के वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जबकि पूरक वस्तुओं में मांग क्या होती है, संयुक्त होती है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। अगर पेट्रोल महंगा है तो क्या कार खरीदना बंद कर देंगे या कार नहीं चलाएंगे लोग? कार को तो चलाना ही, अगर उनको कहीं जाना है तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अगला हम यहाँ देखते हैं संबंध। एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत तथा दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। कीमत और मांग की मात्रा में कैसा धनात्मक संबंध, और पूरक वस्तु की कीमत तथा दूसरी पूरक वस्तु की मांग की मात्रा में कैसा संबंध होगा, ऋणात्मक। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। फिर इनके उदाहरण बताइए है चाय तथा कॉफी, कोक तथा पेप्सी, चाय तथा शक्कर, कार तथा पेट्रोल डीजल। तो यहाँ स्थानापन्न और पूरक वस्तु से लेकर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। यहाँ पर जैसे पूछ लिया जाए हमें चाय तथा कॉफी कौन सी वस्तु है, स्थानापन्न या पूरक वस्तु, तो आपको आंसर देना है। फिर पूछ सकता है कि कार तथा पेट्रोल कौन सी वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु या पूरक वस्तु, तो आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। एंड लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है उपयोगिता, जिसे तुष्टिगण भी कहते हैं। पूछा गया है उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, तो उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। ऑब्जेक्टिव बन जाता है उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए। तो यहाँ उपयोगिता के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है यहाँ सीमांत उपयोगिता, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो देखो लिखा है, जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अर्थात क्रमानुसार इकाइयों का उपभोग करता जाता है। इस प्रकार किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब है एक उपभोक्ता 1, 2, 3 इकाई का उपभोग कर रहा है। पहले से 10% संतुष्टि, दूसरे से 20, तीसरे से 30। तो यहाँ अंतिम इकाई क्या है, 3, ये सीमांत इकाई हो गई। और तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 30, तो ये क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता। जब व्यक्ति एक इकाई का उपभोग करता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो अंतिम इकाई जो होती है वो सीमांत इकाई होती है और उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता। फॉर्मूला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ इसका, mu बराबर TUN माइनस
TUN-1। TU का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी और MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। आगे हम एक तालिका से पढ़ेंगे कि कैसे टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात की जाती है। फिर अगला प्रकार देखो उपयोगिता का, कुल उपयोगिता, जिसे टोटल यूटिलिटी T कहा जाता है, TU। किसी दिए गए समय में किसी वस्तु की समस्त इकाई को उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 10 20 30, कितना हो गया, 30 40 50 60। तो यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो गई, 60। किसी वस्तु की हर इकाई से प्राप्त होने वाली इकाई के कुल योग को क्या बोला जाता है, कुल उपयोगिता। जैसे सूत्र देखो, MU प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस, तो वही ये 1 2 3। अब अगला हम यहाँ पर देखेंगे औसत उपयोगिता को। औसत उपयोगिता का क्या अर्थ बता रहा है कि किसी वस्तु की कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाई का भाग देने से जो भागफल आता है वह औसत उपयोगिता कहलाती है। औसत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई इकाइयां। जैसे 1 2 3 10 20 30, टोटल कितना है, 60। तो कुल उपभोग की गई इकाइयों का योग कितना है, 60। इकाइयां कितनी है, 3, तो 3 दूना यहाँ पर 6, तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 20। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ आगे हम एक तालिका से देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता कैसे निकलती है, या कभी हमको सीमांत उपयोगिता दे दे तो कुल उपयोगिता कैसे निकाले या औसत उपयोगिता कैसे निकाले। तो सबसे पहले तो आप औसत उपयोगिता देख लो। औसत उपयोगिता में क्या है, कुल उपयोगिता में उपभोग की इकाइयों का भाग दे दो। तो यहाँ पे कुल उपयोगिता ये है, उपभोग की इकाई का भाग देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर कुल उपयोगिता क्या है, 18, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 नम 18, मतलब कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता हमेशा डिवाइड होके निकलती है। कुल उपयोगिता में भाग लगा दो उपभोग की इकाइयों का तो क्या आ जाता है, औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता भाग देने से प्राप्त होती है कुल उपयोगिता में। उसी प्रकार से 24 में भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 8 24 आ गया। अब निकालनी है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता भी कुल उपयोगिता से निकलती है। ऊपर हमने पढ़ा था TUN-1। तो देखो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता हमेशा निकलती है माइनस करने से। 0 है तो यहाँ ये 10 है, इसके ऊपर हम क्या मान लेंगे, 0। तो 10 - 0 बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो ये 10 आ गया। फिर 18 में से 10 को माइनस करेंगे, 18 - 10 तो कितना आ जाएगा, 8। फिर 24 में से 18 को माइनस करेंगे, 6। 28 में से 24 को माइनस करेंगे, 4। 30 में से 28 को माइनस करेंगे, 2। 30 में से 30 जाएगा, 0। 28 में से 30 माइनस करेंगे, -2। 24 में से 28 माइनस करेंगे, -4। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता आ गई। अब कुल उपयोगिता कैसे आती है, सीमांत उपयोगिता के जोड़ से। कुल उपयोगिता प्लस से आएगी। 10 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। ये 10 आ गया। अब 10 में 8 को प्लस करो, 18। 18 में 6 को प्लस करो, 24। 24 में 4 को प्लस करो, 28। 28 में 2 को प्लस करो, 30। 30 में 0 को प्लस करो, 30। फिर 30 में -2 घटाओ, 28। 24 में से -4 करो, 24। तो इस प्रकार से जो तालिका समझाई है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी है। तो आया आपको समझ में कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। अगर आपको ये समझ में आई यूनिट 2, तो सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, इसे लाइक करो। और अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था कि मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर बताऊंगी, तो अब आंसर की बारी है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था फ्रेंड्स, जल्दी से बताओ। पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा, गिफिन वस्तुएं होती है तो निम्न स्तरीय वस्तु को या निम्न कोटि की वस्तु को गिफिन वस्तु कहा जाता है। दूसरा मैंने पढ़ा था सामान्य वस्तु का एक उदाहरण दीजिए, तो गेहूं या घी, कुछ भी आप बता सकते हो। फिर मैंने पूछा था तटस्थ वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु के उन्नतोदर या नत्तोदर, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर उन्नतोदर, बढ़ता हुआ होता है। फिर मैंने पूछा था बजट लाइन के संयोग होते हैं, बजट लाइन के ऊपर, नीचे या बराबर, तो बजट लाइन के ऊपर ही रहते हैं। फिर अगला पढ़ा था मैंने यहाँ पर कि अधिक वस्तु का उपभोग और अधिक संतुष्टि, इसे क्या कहते हैं, तो ऐसे एक सूरा अधिमान या एक दिश अधिमान कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे आपसे पढ़ा था, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता में है। यह परिभाषा किसने दी, तो प्रोफेसर बाग ने दी है। ठीक है, गोसेन का नियम, प्रथम नियम किसे कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता रास नियम। या तृप्ति का नियम किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता रास नियम। और इसके अलावा हमारे कहीं ऑब्जेक्टिव बने थे, हमारा बना था मांग के आवश्यक तत्व कितने हैं, 4, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बना था। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था अनिवार्य वस्तु की मांग कैसी होती है,
अनिवार्य वस्तु की मांग बेलोजदार होती है। आरामदायक वस्तु की मांग कैसी होती है? अत्यधिक लोजदार होती है। ये मैंने आपसे पूछा था। इसके अलावा मैंने आपसे स्थानापन्न और पूरक वस्तु के उदाहरण पूछे थे कि चाय तथा कॉफी कौन सी वस्तु है? स्थानापन्न वस्तु, है ना। और चाय तथा कॉफी स्थानापन्न वस्तु और चाय तथा शक्कर पूरक वस्तु, या कार तथा कार के साथ पेट्रोल डीजल पूरक वस्तु हो गई। फिर यहाँ तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आपको कोई और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप पूछ सकते हो, और इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।